हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अंकुश कुमार है और हम बात कर रहे हैं जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में, जिसमें हम पहले से दो जनरेशन्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। जिसमें हमने फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में पढ़ा और सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में पढ़ा। तो आज हम बात करने वाले हैं थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में। तो वी हैव थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। ठीक है, तो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इसका टाइम पीरियड कब से कब तक था, यानी कब से कब तक हम लोगों के पास थर्ड जनरेशन कंप्यूटर का यूज़ हुआ। ठीक है, तो आपने याद रखना है इसका यूज़ जो है 1964 से लेकर 1971 तक हुआ, यानी 1964 से लेकर 1971 के बीच में हम लोगों के पास थर्ड जनरेशन कंप्यूटर जो है वो यूज़ में रहे। ठीक है, और आइए अब बात करने की कोशिश करते हैं कि इसमें कौन सी हार्डवेयर टेक्नोलॉजी यूज होती थी। इसमें जो हार्डवेयर टेक्नोलॉजी थी, यानी टेक्नोलॉजी जो थी इसमें वो कौन सी यूज होती थी। तो आपने यहाँ ध्यान में रखना है कि हार्डवेयर टेक्नोलॉजी के तौर पर यहाँ पर अगर मैं सर्किट की बात करूँ कि सर्किट जो है यहाँ पर सर्किट के लिए एक नया कंपोनेंट आ गया था जिसको आईसी बोला जा रहा था। याद रखना है इन कंप्यूटर्स में जब मैं सर्किट्स की बात करूंगा तो सर्किट के लिए एक नया कंपोनेंट आ चुका था जिसको आईसी बोला जा रहा था, और ये आईसी जो है एक चिप की फॉर्म में होता था। ये चीज समझनी है, ये जो आईसी जो थे एक चिप की फॉर्म में हुआ करते थे। और ये चिप कैसी होती थी, जब चिप जो है सेमीकंडक्टर की बनी होती थी। याद रखना है चिप किसकी बनी होती थी, सेमीकंडक्टर की बनी होती थी। और साथ ही सेमीकंडक्टर कौन सा, सिलिकॉन सेमीकंडक्टर की ये चिप बनी होती थी। साथ ही में इंटीग्रेटेड जो हम लोगों के पास ये आईसी यहाँ पर है, इस आईसी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। याद रखना है कि थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में जो हम लोगों के पास सर्किटरी यूज हो रही है, सर्किट के तौर पर जो कंपोनेंट यूज हो रहा है दैट इज इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, आपने याद रखना है। साथ ही इस इंटीग्रेटेड का यहाँ पर क्या मतलब है, यानी जो ये आईसी है विच इज एन इंटीग्रेटेड सर्किट, उसमें इस इंटीग्रेटेड शब्द का क्या मतलब है। तो आपने याद रखना है दिस इज व्हाट, दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट electronic components. This is what, this is combination of different electronic components. तो अलग अलग तरह के इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स का कॉम्बिनेशन बनाकर जब हम एक चिप के ऊपर एम्बेड कर देते हैं तो हम लोगों के पास एक आईसी बन जाता है विच इज एन इंटीग्रेटेड सर्किट। और चिप कैसी होगी, सेमीकंडक्टर चिप होगी। किस चीज की बनी होगी, सिलिकॉन की बनी होगी। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। आईसी के बारे में अगर मैं थोड़ा सा और आपको आइडिया दूं तो आईसी के ऊपर क्या क्या लगा हो सकता है। तो आईसी के ऊपर रेजिस्टर्स लगे हो सकते हैं, रेजिस्टर्स। आईसी के ऊपर कैपेसिटर लगे हो सकते हैं, कैपेसिटर। आईसी के ऊपर इंडक्टर्स लगे हो सकते हैं। कुछ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स की मैं बात कर रहा हूं। साथ ही आपने याद रखना है कि एक आईसी के ऊपर डिफरेंट गेट्स लगे हो सकते हैं, ट्रांजिस्टर्स लगे हो सकते हैं, ट्रांजिस्टर्स। इसके ऊपर बहुत ज्यादा ट्रांजिस्टर्स लगे हो सकते हैं। इसके ऊपर ऑसिलेटर्स लगे हो सकते हैं, ऑसिलेटर्स। इसके ऊपर एम्पलीफायर्स लगे हो सकते हैं, एम्पलीफायर्स। तो ये सारे जो डिफरेंट हम लोगों के पास कंपोनेंट्स है वो एक सिंगल चिप पे लगे हो सकते हैं। साथ ही आपने आईसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स के बारे में और ध्यान में रखना है। दो लोगों का नाम मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ। एक जो नाम है हम लोगों के पास रॉबर्ट नॉइस, रॉबर्ट नॉइस NOICE। और दूसरा जो मैं नाम लिखने वाला हूँ दैट इज जैक किल्बी। तो एक नाम हम लोगों के पास रॉबर्ट नॉइस का है और दूसरा नाम हम लोगों के पास जैक किल्बी का है। तो आपने याद रखना है आईसी को डिजाइन करने में इन दो लोगों का, रॉबर्ट नॉइस और जैक किल्बी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। ठीक है, तो आईसी का जो कॉन्सेप्ट दिया है, आईसी का जो डिजाइन दिया है वो दो लोगों ने, रॉबर्ट नॉइस और जैक किल्बी ने दिया है।
साथ ही हार्डवेयर टेक्नोलॉजी, जहां पर हम लोगों के पास थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में सर्किट्स के लिए इंटीग्रेटेड सर्किट्स का यूज किया जा रहा है। वहीं पर अगर मैं थोड़ा सा और आगे बात करूं तो हम लोगों के पास इनपुट अगर कंप्यूटर को देनी है, यानी इनपुट अगर कंप्यूटर को देनी है हमने, तो प्रीवियस जनरेशन में हमने पढ़ा था कि इनपुट डिवाइसेस के तौर पर हम लोगों के पास क्या यूज किया जा रहा है, पंच कार्ड्स का यूज किया जा रहा है। लेकिन थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में आपने याद रखना है कि इनपुट के तौर पर हम लोगों के पास माउस एंड कीबोर्ड का यूज किया जा रहा है। यानी अब हम लोगों के पास जो इनपुट है वो किससे दी जा रही है, कंप्यूटर को माउस से दी जा रही है और कीबोर्ड से दी जा रही है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन भी बन जाता है कि ऐसी कौन सी जनरेशन है जिसमें सबसे पहले माउस का और कीबोर्ड का यूज इनपुट डिवाइसेस के तौर पर किया गया। तो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर और थर्ड जनरेशन जो है हमारे पास ऐसी कंप्यूटर्स की जनरेशन है जहां पर इनपुट डिवाइसेस का यूज जो है किया गया है। यानी हमारे पास माउस का यूज किया गया है, साथ ही हम लोगों के पास कीबोर्ड्स का यूज किया गया है। साथ में आपने एक चीज ध्यान में रखनी है कि अगर हम लोगों के पास आउटपुट हमें लेनी है, यानी थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में आउटपुट्स के तौर पर हम लोगों के पास मॉनिटर्स का यूज किया जाता था। इसका यूज किया जाता था मॉनिटर का, और ये मॉनिटर जो है, ठीक है, ये किस फॉर्म में हुआ करते थे, सीआरटी की फॉर्म में हुआ करते थे। सीआरटी को बोला जाता है कैथोड रे ट्यूब्स। तो याद रखना है आपने कि अगर हमारे पास इनपुट हमें देनी है तो माउस एंड कीबोर्ड का यूज किया जाएगा, और अगर हम लोगों ने आउटपुट लेनी है तो पहली बार यहाँ पर मॉनिटर का कॉन्सेप्ट यूज हुआ है। और मॉनिटर भी कौन सा, सीआरटी का कॉन्सेप्ट हमारे पास यहाँ पर यूज किया जाने लगा है। तो ये कुछ हार्डवेयर टेक्नोलॉजी थी। और अब हम बात करने की कोशिश करते हैं सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के बारे में कि थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में कौन सी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले हम आइडिया ले लेते हैं सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी इन थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी। तो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी में आपने याद रखना है यहाँ पर एक नया शब्द जुड़ गया है विच इज ऑपरेटिंग सिस्टम। एक नया शब्द हम लोगों के पास जुड़ चुका है विच इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। और उसके बाद आपने ध्यान में रखना है कि एक और चीज यहाँ पर जुड़ गई है, एक और वर्ड यहाँ पर जुड़ गया है विच इज मल्टी प्रोग्रामिंग। तो याद रखना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। पहले इन दोनों चीजों के बारे में हम आइडिया ले लेते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और मल्टीपल प्रोग्रामिंग क्या होती है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम से को जानने के लिए हम बोलते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये शब्द जो यहाँ पर सॉफ्टवेयर लिखा हुआ है इसके बारे में थोड़ी सी हम जानकारी ले लेते हैं कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। आपने याद रखना है सॉफ्टवेयर होता है सेट ऑफ प्रोग्राम्स। सॉफ्टवेयर का क्या मतलब है यहाँ पर, सेट ऑफ प्रोग्राम्स। और ध्यान में रखना है कि जो प्रोग्राम्स होते हैं, अगर मैं प्रोग्राम्स की बात करूं तो इसको बोला जाता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। यानी कंप्यूटर को किसी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए हमने जो इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं उनका जब हम एक सेट तैयार कर लेंगे, ठीक है, उनको एक सीक्वेंस में जब लगा लेंगे तो हम लोगों के पास एक प्रोग्राम बन जाता है। ठीक है, और जब हम लोगों के पास प्रोग्राम्स का एक सेट तैयार कर लिया जाएगा तो हम लोगों के पास एक सॉफ्टवेयर बन जाएगा। ठीक है, और इसी तरह से हम लोगों के पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसको सिस्टम सॉफ्टवेयर बोला जाता है। और सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है विच इज यूज्ड टू ऑपरेट अ सिस्टम, जो सिस्टम को क्या कर रहा होता है, ऑपरेट कर रहा होता है, उसकी मैनेजमेंट कर रहा होता है। ठीक है, और आपने याद रखना है कि ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये एक इंटरफेस की तरह काम कर रहा होता है। इसकी तरह काम कर रहा होता है, एक इंटरफेस की तरह काम कर रहा होता है। किन किन के बीच में ये इंटरफेस की तरह काम कर रहा होता है, हम लोगों के पास
देखो ये मैंने यहाँ पे लिखा यूजर और साथ में मैं लिख रहा हूँ हार्डवेयर, तो ये इंटरफेस का काम करेगा एक यूजर के बीच में। यूजर कौन? हम लोग जो कंप्यूटर सिस्टम को यूज कर रहे हैं, ठीक है। और हार्डवेयर कौन? जो कंप्यूटर में लगा हार्डवेयर होगा, ठीक है, उसके बीच में एक इंटरफेस की तरह ये काम करेगा। यानी अगर हमें कंप्यूटर हार्डवेयर को यूज करना है और एफिशिएंटली यूज करना है तो हम लोगों को एक ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगी जिसकी सहायता से हम उस मशीन को, उस हार्डवेयर मशीन को अच्छे से यूज कर पाएंगे। तो यूजर और हार्डवेयर के बीच में एक इंटरमीडिएटरी की तरह ये काम कर रहा होता है, एक इंटरफेस की तरह काम कर रहा होता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। साथ ही मैं बात करने वाला हूं यहाँ पर जो दूसरा शब्द हमने लिखा हुआ है मल्टी प्रोग्रामिंग। तो सॉफ्टवेयर जो टेक्नोलॉजी है, हमने ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात कर ली, अब मैं बात करने वाला हूँ मल्टी प्रोग्रामिंग की। दूसरा हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है दैट इज मल्टी प्रोग्रामिंग। मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग नाम से पता चल रहा है मल्टी मीन्स मेनी और प्रोग्रामिंग मीन्स प्रोग्राम। तो आपने याद रखना है कि हम लोग सेम टाइम पर कंप्यूटर के अंदर एट द सेम टाइम हम मल्टीपल प्रोग्राम्स को चला पा रहे हैं, उसको मल्टीपल प्रोग्रामिंग बोला जाता है, ठीक है। इस मल्टीपल प्रोग्रामिंग से हम क्या कर सकते हैं, हम सीपीयू को यानी जो हम लोगों का प्रोसेसर है, प्रोसेसर को बिजी रख सकते हैं। याद रखना है जो हमारे पास प्रोसेसर है उसको क्या किया जा सकता है, उसको बिजी रखा जा सकता है। जैसे अगर मैं मल्टी प्रोग्रामिंग की एक बात करता हूँ कि हम लोगों के पास ये जॉब 1 है, ये जॉब 2 है और इसी तरह से हम लोगों के पास बहुत सारी जॉब्स जो है कंप्यूटर सिस्टम में दी जा रही है, ठीक है। और ये सीपीयू मैंने मान लिया, तो J1 जॉब सीपीयू के पास चली जाती है एग्जीक्यूट होने के लिए। जैसे ही J1 कंप्लीट होती है उसके बाद अगर हम लोगों के पास कोई दूसरी जॉब सीपीयू के पास नहीं जा रही है तो सीपीयू क्या रहेगा, फ्री रहेगा, ठीक है। तो सीपीयू की जो फ्रीनेस या हम बोल सकते हैं सीपीयू की जो आइडलनेस है उसको कम करने के लिए हम लोगों के पास मल्टी प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट आया। और J1 जैसे ही एग्जीक्यूट होगी, ठीक है, उसके बाद J2 चली जाएगी और उसके बाद जितनी भी हम लोगों के पास वहां पर जो सेट एक बना होगा जॉब्स का, वो सारी जॉब्स जो है एग्जीक्यूट होंगी और उसी से हम मल्टी प्रोग्रामिंग को अचीव कर पा रहे होंगे। तो ये थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में हमारे पास मल्टी प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट आ गया था, जिससे हमने सीपीयू जो है उसको फ्री ना रखने की बजाय हमने क्या कर दिया था, बिजी कर दिया था, उसकी आइडियलनेस को कम करने की हमने कोशिश की थी। साथ ही हम लोगों के पास सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी में थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स में कुछ हाई लेवल लैंग्वेजेस भी निकल कर सामने आई जिसके बारे में हम बात करते हैं। तो याद रखना है हाई लेवल लैंग्वेजेस। हाई लेवल लैंग्वेजेस, हाई लेवल लैंग्वेजेस को एक और नाम दिया गया है ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेजेस। स्टैंडेबल लैंग्वेजेस, तो याद रखना है अगर मान लो हमें कंप्यूटर्स के लिए इंस्ट्रक्शंस लिखनी है, हमें कंप्यूटर के लिए कोड लिखना है, तो हम लोगों को इस तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वो कोड लिखना पड़ेगा जो हमें भी समझ आए, क्योंकि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, वो सिर्फ और सिर्फ मशीन लैंग्वेज यानी 0 और 1 को समझती है, 0 और 1 की भाषा को वो समझती है। तो आपने याद रखना है कि हम लोग क्या कर रहे होते हैं, एक हाई लेवल लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट यहाँ पर हमारे पास डिजाइन किया जाता है जो कि ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में होती है। तो हम ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज के तौर पर कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं और वो कंप्यूटर को देते हैं, तो उसी को हाई लेवल लैंग्वेजेस बोला जाता है, ठीक है। तो हाई लेवल लैंग्वेजेस में हम लोगों के पास क्या है, यहाँ पर एक पास्कल लैंग्वेज आ चुकी है, साथ ही एक बेसिक लैंग्वेज यहाँ पर आ चुकी है, साथ आपने याद रखना है एल्गोल 68 जो है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यहाँ पर आ चुकी है, साथ में
कोबोल जो है यहाँ पर लैंग्वेज आ चुकी है, और एक फोर्ट्रान, जैसा कि हमने पढ़ा था, तो फोर्ट्रान का जो सेकंड वर्जन विच इज फोर्ट्रान 2 हम लोगों के पास यहाँ पर आ चुका है। तो ये कुछ नंबर ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है जो थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के समय हमारे पास आ चुकी है, विच इज पास्कल, बेसिक, एल्गोल 68, कोबोल, फोर्ट्रान 2। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। उसके बाद हम आगे बात करने की कोशिश करते हैं इसमें कि हम लोगों के पास जो ये थर्ड जनरेशन कंप्यूटर हुआ करते थे, इनकी जो कंप्यूटेशनल स्पीड थी या जो इनका कंप्यूटेशनल टाइम था वो कितना था। तो अगर मैं बात करूँ इसकी कंप्यूटेशन के बारे में, ये इसका जो कंप्यूटेशन टाइम है वो कितना हुआ करता था, तो आपने याद रखना है, जैसा कि हमने फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में पढ़ा और सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में पढ़ा, कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में अगर मैं फर्स्ट के बारे में लिखूं, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में हम लोग मिली सेकेंड्स में किसी भी टास्क को परफॉर्म कर पा रहे थे, किसी भी प्रॉब्लम को हम मिली सेकेंड्स में सॉल्व कर पा रहे थे। सिमिलरली अगर मैं बात करूं सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर की, तो हम बात कर पा रहे थे माइक्रो सेकेंड्स में, यानी किसी भी प्रॉब्लम को हम कितने टाइम में सॉल्व कर पा रहे थे, माइक्रो सेकेंड्स में। लेकिन जब हम थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के बारे में जो बात करेंगे और बात करते हैं, तो हम लोगों के पास थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में जो ये टाइम है, यानी माइक्रो सेकेंड जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में था, सॉरी मिली सेकेंड जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में था, माइक्रो सेकेंड जो सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में था, अब वो टाइम पीरियड और कम हो, वो जो एग्जीक्यूशन टाइम है, वो जो कंप्यूटेशन टाइम है वो और कम हो चुका है, और अब वो बन चुका है 10⁻⁻⁹ सेकेंड्स, विच इज नथिंग बट नैनो सेकेंड्स। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि इनकी जो कंप्यूटेशन स्पीड है वो बढ़ चुकी है। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में जो हम लोगों के पास कंप्यूटेशन स्पीड है वो क्या हो चुकी है, वो बढ़ चुकी है। उनका जो कंप्यूटेशन टाइम है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो चुका है, जिसकी वजह से ये कंप्यूटर्स जो है फास्ट हो चुके हैं। उसके बाद आपने ध्यान में रखना है कि अगर मैं इन कंप्यूटर्स की कुछ एप्लीकेशंस की बात करूं, तो एप्लीकेशन जो है आपने ध्यान में रखनी है, एप्लीकेशंस ऑफ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। सबसे बड़ी बात याद रखनी है कि यहाँ पर जैसे ही आईसी का कॉन्सेप्ट आता है, आईसी के कॉन्सेप्ट आते ही हम लोगों के पास जो आपके पास थर्ड जनरेशन कंप्यूटर है उनका साइज जो है वो बहुत ज़्यादा छोटा हो जाता है। ठीक है, साइज जो है छोटा हो जाता है, और साइज छोटा होने की वजह से साथ ही हम लोगों के पास जो ये कंप्यूटर्स है ये थोड़े सस्ते हो जाते हैं, यानी ये इकोनॉमिकल हो जाते हैं। याद रखना है, इकोनॉमिकल का मतलब है यहाँ पर चीपर हो जाते हैं, इनकी जो कॉस्ट है वो कम हो जाती है। साथ में आपने याद रखना है ये अब मास ऑडियंस जो है उन लोगों की रीच में आ जाते हैं, यानी इसकी रीचेबिलिटी बढ़ जाती है। ये जो कंप्यूटर्स है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच जा रहे हैं। अब जो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर हमारे पास थे वो आम लोग भी यूज़ कर पा रहे थे। साथ में आपने याद रखना है कि हमारे पास अगर इन थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के मैं कुछ एग्जांपल्स लिखने की कोशिश करूं, ठीक है, तो वो कौन कौन से रहेंगे। सो एग्जांपल्स ऑफ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, तो आपने ध्यान में रखना है कि अगर मैं एग्जांपल्स लिखूं, एग्जांपल्स ऑफ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर बड़े ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ये जो एग्जांपल्स है बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं लिखने वाला हूँ यहाँ पर IBM 370। दूसरा हम लोगों के पास आ जाता है IBM सिस्टम 360। उसके बाद आपने ध्यान में रखना है कि हमारे पास इसके बाद आ जाता है PDP 11। उसके बाद आपने ध्यान में रखना है, फोर्थ पे लिखना है यूनिवैक 1108। फिफ्थ नंबर पर आपने याद रखना है हनीवेल याद रखना है हनीवेल 6000। उसके बाद आपने याद रखना है
DEC सीरीज, उसके बाद आपने याद रखना है DEC सीरीज। तो ये हम लोगों के पास कुछ एग्जांपल्स हैं थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के बारे में, जो हैं IBM 370, IBM सिस्टम 360, PDP 11, UNIVAC 1108, Honeywell 6000 एंड DEC सीरीज। तो इन एग्जांपल्स को आप सभी लोगों ने याद रखना है, ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। जो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के बारे में आप लोगों के डाउट्स रहे होंगे वो इस वीडियो से क्लियर हुए होंगे। अगर आप लोगों को ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।